नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 8 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास, और खबर खास में आज हमारा खास मौजू जाग गया है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुल्क में जमहूरियत की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए रीढ़ की हड्डी के मानिंद है। जब तक बेलगाम और बदजुबान लीडरों के दिल में इलेक्शन कमीशन और कानून का खौफ नहीं होगा, उसकी इज्जत, उसका एहतराम नहीं होगा, बदजुबानी और नाजेबा रिमार्क्स का सिलसिला जारी रहेगा। ताहम आजम खान, योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी और मायावती के खिलाफ हालिया कार्रवाई से उम्मीद की किरण रोशन हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बदजुबान लीडरों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा है कि किसी नई हिदायत की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है हमारी हिदायत के बाद इलेक्शन कमीशन जाग गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि हमारी हिदायत के बाद इलेक्शन कमीशन जाग गया है। अगर कोई जागा हुआ नहीं है तो फिर किस हालत में है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई कार्रवाई काफी है? चूंकि खबरें जिस तरह से आ रही हैं उसके मुताबिक या तो जो हमारे बाकी लीडरान हैं उन्हें अब भी इलेक्शन कमीशन का ना तो एहतराम है ना खौफ है, और या फिर यह कि उन तक ये बातें पहुंच नहीं पा रही हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ही सही सख्त होता जा रहा है। चूंकि खबर एक के बाद एक कई आ रही हैं और अभी भी लोगों को उस बात को लेकर सवाल है कि जो हिमाचल प्रदेश के एक बीजेपी के लीडर जो सतपाल सिंह सत्ती नाम है, उन्होंने मुल्क की बड़ी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कौमी सदर हैं, उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया था, जिन्हें हम आम जबान में गाली जैसे लफ्ज से जानते हैं। चूंकि वो बातें कही नहीं जा सकती पब्लिक डोमेन में, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? संजय रावत जो शिवसेना के लीडर है, उनका कहना है कि कानून जो है वो हमें उससे मतलब नहीं है और इलेक्शन कमीशन को भी हम देख लेंगे, जो आचार संहिता उसे भी हम देख लेंगे, लेकिन मन में जो बात है जब तक वो कहते नहीं है तो घुटन सी रहती है। क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? एक और लीडर है बीएसपी के, जिन्हें गुड्डू उर्फ गुड्डू के नाम से जाना जाता है, उनका रिमार्क्स भी कुछ इसी तरह का है, जो खास तौर से जिसमें मजहबी मुनाफरत झलकती है, और इसका उस रिमार्क का टारगेट राज बब्बर या दूसरे नेता है। क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? और इसी बीच खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कटिहार में अपने भाषण के दौरान कहा कि आप यहां अकलियत हो, अगर ऐसा होकर यहां पर अकलियत होकर भी आप अक्सरियत हो, आप एकजुटता दिखाएंगे तो आपके उम्मीदवार को कोई नहीं हरा सकता। इन्होंने एक खास कम्युनिटी की तरफ इशारा करते हुए यह बात कही। याद कीजिए, ठीक ऐसा ही बयान बीजेपी के एक बड़े लीडर ने राहुल गांधी के ताल्लुक से ऐसा ही बयान दिया था जब यह खबर आई कि राहुल गांधी वायनाड से भी इंतखाब लड़ेंगे। वहां भी बात इसी तरह की आई थी, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, यानी सीधे तौर पर कोशिश ये होती है कई जमातों के बड़े बड़े लीडरों के जरिए के इंतखाबात को, जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं जिन्हें लेकर रिपोर्टर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते रहते हैं और लोगों से पूछते रहते हैं कि आपके मन में क्या है, क्या आपके इलाके में आपके मेंबर पार्लियामेंट, आपके एमपी ने कुछ काम किया था, क्या बिजली आपके घरों तक पहुंचती है कायदे से, क्या सड़कें आपके इलाके में ठीक ठाक हैं, क्या स्कूलों में टीचर्स समय पर आते हैं, वक्त पर आते हैं, या टीचर्स हैं भी या नहीं हैं, क्या अस्पतालों में डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं, अगर डॉक्टर नहीं रहते हैं तो कैसे इलाज होता है, डॉक्टर रहते हैं तो क्या दवाएं मिलती हैं, क्या अस्पतालों में एम्बुलेंस सिर्फ वहां दिखावे के लिए खड़ी है या वो चलती फिरती भी है? इन मुद्दों से ध्यान हटाकर आवाम को सीधे तौर पर पोलराइज करके वोटरों को या तो मजहबी बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर उन्हें बांटने की कोशिश हो रही है। और यहीं पर इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वो सख्ती दिखाए और वो हर हाल में एक आइडियल सिचुएशन बनाए रखने में अपनी भूमिका, अपना रोल निभाए, ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सहारे से आवाम के लिए एक साफ और शफाफ इलेक्शन का प्रोसेस उसके सामने हो। और मैं आपको ये बात कर रहा था किस तरह से इस बारे में बयान आया कि अब सिद्धू ने भी ऐसी बातें कही, एक खास कम्युनिटी को इशारा करते हुए कि आप यहां माइनॉरिटी में होते हुए भी अक्सरियत में हो, मेजॉरिटी में हो, अगर आप एकजुटता दिखाएंगे तो आपके लीडर को, आपके उम्मीदवार को कोई हरा नहीं सकता।
अब उस पर बीजेपी के लीडर ने क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। उसका रद्देमल कुछ यूं है कि वो कहते हैं, यानी वो कह रहे हैं कि सिद्धू पाकिस्तान होकर आए हैं, उनका प्यार पाकिस्तान के लिए जग रहा है। क्या मतलब है? क्या सिद्धू अकेले लीडर हैं जो पाकिस्तान गए हैं? क्या आपको याद है भी कि और कौन कौन से बड़े बड़े लीडर पाकिस्तान जा चुके हैं इससे पहले, कभी बुलाए कभी बिन बुलाए? लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस तरह से टारगेट करना, अगर सिद्धू ने कुछ गलत बात कही है तो बेशक उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हैं, रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। और इलेक्शन कमीशन ने जैसे 4 नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है, चाहे वो अमेरिका गांधी हो, चाहे आजम खान हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मायावती हो, इसी तरह से इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन अगर चाहे। लेकिन जवाब में हम कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे पहले वाले से जो कुछ कहा गया उससे कहीं ज्यादा 100 गुना उसी चीज को और हम इसमें मेजॉरिटी मिला देते हैं, उसको ज्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अभी हालिया कार्रवाई की है उससे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जाग गया है। तो वाकई अगर इलेक्शन कमीशन जाग गया है तो ये अवाम के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, हिंदुस्तानी अवाम के लिए, कि हमें एक साफ और शफाफ माहौल में एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाफिज हुए हालात में इलेक्शन देखने को मिल सकते हैं। इस खास मौजू पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक दो नहीं बल्कि कई मेहमान जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे रिपोर्टर दिल्ली से जुड़ेंगे सुशील पांडे भी, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं इस मामले में जो इलेक्शन कमीशन को लेकर वहां सुनवाई हो रही है। तो आपको बताएं, समीर सिंह है, तर्जुमान है बीजेपी के, आपका इस्तकबाल है समीर जी। विवेक साइलस हैं, तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के, विवेक जी आपका भी इस्तकबाल है। अभिषेक राज हैं, तर्जुमान है कांग्रेस के, और साथ ही अनिल भारद्वाज हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लखनऊ से। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ देर में हमारे साथ सुशील पांडे भी जुड़ेंगे। सबसे पहले अनिल भारद्वाज जी आपके पास मैं आ रहा हूं। एक नैरेटिव सा ऐसा बन गया था कि मुल्क में इंतखाबात का माहौल है, लेकिन जो हमारे लीडरान हैं उनकी जो अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं, सिर्फ जुबान से नहीं, वो कह क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, पैसे का किस तरह से पैसे की पकड़ धकड़ हो रही है, आईटी के छापे पड़ रहे हैं और बहुत तरह की ऐसी चीजें देखने को मिल रही थी। तो ये सवाल उठने लगे थे कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है पूरे असरअंदाज होकर, पूरे एक्टिव तौर पर काम कर भी रहा है, या उसमें भी कहीं नरमी और कहीं किसी खास के खिलाफ गर्मी देखी जा रही है। लेकिन ये जो 4 नाम अभी सामने हैं, योगी आदित्यनाथ, मायावती, आजम खान और मेनका गांधी, और इन पर जो एक्शन लिए गए हैं, क्या आपको लगता है अनिल भारद्वाज जी कि ये एक्शन ये बताने के लिए कि इलेक्शन कमीशन वाकई जाग गया है काफी है? देखिए, बहुत दिनों के बाद अगर देखा जाए तो इस प्रकार की कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने की है। खास तौर पे अगर देखा जाए तो मुझे जो लगता है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि किसी भी मुख्यमंत्री पर प्रतिबंध पहली बार लगा है। हो सकता है कहीं लगा हो, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद किया है, ये काम तो इलेक्शन कमीशन को पहले किया जाना चाहिए था। सेशन ने जो काम शुरू किया था उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन, देखिए आप, जिस तरीके का रवैया इलेक्शन कमीशन का अब तक का रहा है जी, कि लोगों को लगता है कि हम कुछ भी बोलेंगे कुछ होगा नहीं, बहुत होगा तो एक नोटिस दे दी जाएगी, हम जवाब दे देंगे, उसके बाद फिर अपना जो काम करते रहेंगे, चुनाव प्रचार करते रहेंगे। इस बार जो एक्शन हुआ है उसका असर दिख रहा है। अभी आपने देखा होगा, आजम खान से लोग पूछ रहे थे, बड़े बड़े दिल्ली से आए हुए पत्रकार, उन्होंने बल्कि पत्रकारों पर ही अपनी भड़ास निकाली, कुछ कहा नहीं, बोला नहीं, उनको हटा दिया। तो इसका मतलब असर है। आज मैं, हालांकि कल मायावती जी ने जिस तरह आयोग को ही दलित विरोधी बता दिया जी, आज उसके बाद से जो बोले अपने नवजोत सिंह सिद्धू, अभी भी लगता है कि असर नहीं है। इससे भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है इलेक्शन आयोग कमीशन को। जी, सुशील पांडे के पास चलते हैं, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे साथ। सुशील, कल भी हम लोग इसी मौजू पे बात कर रहे थे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपना पक्ष रखा था कि उनके पास क्या इख्तियारात हैं, कहां तक वो एक्शन लेने के मामले में जा सकते हैं। फिर आज ईसी के एक अफसर को मिलना था, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखनी थी। आज क्या कुछ हुआ इस बारे में, और इलेक्शन कमीशन ने जो एक इत्मीनान जताया है कि अब हमारे आदेश के बाद, हुक्म के बाद ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन जाग गया है, और मजीद क्या आज हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सुशील
जी देखिए, आज फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान जब पूरा मामला सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस के सामने आया तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अधिकारी, जो प्रतिनिधिमंडल पेश हुए थे, उन्होंने कोर्ट में ये जानकारी दी कि उन्होंने फिलहाल तमाम जो बड़े राजनेता हैं, मायावती हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, आजम खां हैं, मेनका गांधी हैं, इन तमाम लोगों की रैलियों पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। तो सीजीआई मुस्कुराते हुए कहे कि चलिए, हमारे आदेश के बाद अगर आपको अपनी ताकत का एहसास हुआ, आपको अपनी ताकत का अधिकार पता चला, तो ये बहुत अच्छा है। और इस पर फिर उन्होंने चुनाव आयोग की सराहना भी की। लेकिन इसी बीच मायावती की तरफ से एडवोकेट हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं दुष्यंत दवे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मांग की कि चुनाव आयोग ने जो 48 घंटे की रोक लगाई है मायावती पर, वो हटा दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस खासा नाराज हुए। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि वो अपने आदेश में कोई संशोधन नहीं करने वाले हैं। चुनाव आयोग को वो ऐसा कोई आदेश नहीं देना चाहते हैं जिससे वो अपने आदेश में बदलाव करे। उन्होंने ये भी मायावती के वकील से कहा कि अगर आपको ये लगता है कि चुनाव आयोग ने गलत आदेश दिया है तो आप उस फैसले को चुनौती दे सकते हैं, हम बाद में उन फैसलों को कंसीडर करेंगे। यानी कि ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अब फिलहाल किसी भी राजनेता द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर अब कहीं ना कहीं उनको राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यहां तक भी कहा कि अगर भविष्य में भी कोई राजनेता चुनाव के दौरान इस प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। यानी कि उन्हें एक फ्रीडम भी दिया है कि अगर और भी राजनेता भविष्य में विवादित बयान देते हैं राजनेता वोट को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा कंसीडर करेगा उन याचिकाओं पर। लेकिन चुनाव आयोग ने कोर्ट में यह कहा कि वो इस पूरे मामले को लेकर खासा गंभीर हैं और उनकी बाकायदा टीम नजर रख रही है तमाम चुनावी सभा पर कि कौन से राजनेता क्या बोलते हैं। तो यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग हरकत में आया। कल मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग ने ताबड़तोड़ कई नेताओं की रैलियों पर बैन लगाया है, जिसको लेकर फिलहाल आज हमें असर देखने को मिल रहा है। मायावती एक बड़ा चेहरा है दलितों के लिए। अगर मायावती की रैली पर बैन 48 घंटे के लिए लगा दिया गया तो कहीं ना कहीं चुनाव पर इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर बड़ी रैलियों में मायावती नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं चुनाव पर खासा असर देखने को मिलेगा। लेकिन पारदर्शिता के लिए और जिस तरह बयानबाजी की जाती है चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए, उसको लेकर फिलहाल चुनाव आयोग अब खासा सख्त नजर आ रहा है। जी सुशील, ये तो बयानबाजी का मामला हो गया कि कोई अपनी स्पीच में किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है या फिर कोई किसी पर कटाक्ष करते हुए किसी का जो रद्द-ए-अमल है, रिएक्शन में किस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन कुछ मामले कंटेंट को लेकर भी आ रहे हैं, कुछ और भी मामले हैं, जैसे आप अपने स्पीच में किसी भी तरह से सेना का नाम नहीं लेंगे या जो कार्रवाई हुई है हालिया दिनों सरहद पर, उसका कोई जिक्र आपकी इंतखाबी तशरीर में नहीं होना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर भी क्या कुछ ऐसी बातें सामने आ रही कि इलेक्शन कमीशन कुछ सोच रहा है इस बारे में? जी देखिए, फिलहाल इलेक्शन कमीशन को फिलहाल कल के आदेश का ही पालन करना था। कल के आदेश को लेकर आज इलेक्शन कमीशन को यह बताना था कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। हालांकि रही बात सेना के बयानों को लेकर, तो सेना के बयानों को लेकर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है फिलहाल ये चुनाव आयोग बता सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए सभी जवाब पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट था। आने वाले भविष्य में वो क्या कार्रवाई कर रहा है तमाम राजनेताओं पर, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अब यह साफ है कहीं ना कहीं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव आयोग हरकत में आ गया है। तो अब तमाम उन राजनेताओं को भी, क्योंकि अभी इलेक्शन के कई फेज बाकी हैं, तो तमाम उन राजनीतिक नेताओं को अब बहुत सोच समझकर बयान देना होगा पब्लिक फोरम पे, क्योंकि चुनाव आयोग की नजरें अब उनकी बयानबाजी पर टिकी हुई हैं। और अगर जाति और धर्म से संबंधित कोई विवादित बयान देता है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग अब फिलहाल अपना फैसले लेने में कोई भी देरी नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम बड़े नेताओं द्वारा चुनावी बैन लगा देने में कई राजनेता फिलहाल सकते में हैं। तो ये देखना काफी अहम होगा कि अब आने वाले दिनों में क्या राजनेता जो विवादित बयान देते हैं उनमें कुछ संयम बरतते हैं या फिर नहीं। जी सुशील, एक सवाल आपसे और करूंगा थोड़ी देर में, फिलहाल आप रुक करते हैं जरा समीर सिंह का जो बीजेपी के तर्जुमान है। समीर जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। क्या इलेक्शन कमीशन जाग गया है? सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि जब ये ऐसे सुशील बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने वहां मुस्कुराते हुए कहा है कि चलिए आपने कुछ काम किया, हमें खुशी है कि आपको ये पता चला कि आपके पास क्या क्या इख्तियारात हैं, आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। हमारे आदेश के बाद ही सही इलेक्शन कमीशन लगता है जाग गया है। समीर जी। देखिए,
इलेक्शन कमीशन सोया था जग गया, ऐसा कोई विषय नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस देश का पहले से संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन ने सदैव अच्छा काम किया है। जिस भी राजनीतिक दल की शिकायतें होती हैं हम देते हैं और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन इतना जरूर मेरा कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया है, आपने योगी आदित्यनाथ जी की बात की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया जिस पर उस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए थी। आप देखिए कैंपेन शुरू करते समय मायावती एक चीज अभी देखिए आप ही की बात हो रही थी, अभी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है ऐसा नहीं है कि वो सो रहा था अब जग गया है, बल्कि इलेक्शन कमीशन शुरू से अपना काम करता रहा है। तो क्या आपके बयान को ये माना जाए कि आप संतुष्ट नहीं इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई से जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किया, या मायावती के खिलाफ, या आजम खान के खिलाफ, या मेनका के खिलाफ? देखिये हम संतुष्ट मेरी संतुष्टि न संतुष्टि का विषय नहीं है, विषय प्रोसेस का है और प्रोसेस पारदर्शी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कभी भी किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए कोई बात नहीं कही। उन्होंने मायावती जी के भाषण को कोट किया। उन्होंने कहा कि जो लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं, अगर आप राजनेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपको जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबके साथ सबके विकास के नारे के साथ राजनीतिक क्षेत्र में हम काम भी कर रहे हैं और हम वोट के अंदर भी गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभाएं रही हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की रही। हाँ, उन्होंने यह जरूर कहा कि उन्होंने एक विशेष वर्ग को वोट मांगने का काम किया। उनको लगता है कि बजरंग बली नहीं चाहिए, बजरंग बली के लोगों का देखिए, मुझे लगता है कि उसको रिपीट करने का यहाँ कोई मतलब नहीं रह गया जिस मामले पर बाकायदा एक्शन टेकन हो चुका हो। इसलिए आप सिर्फ ये आप कह सकते हैं कि ये जो एक्शन लिया गया, या तो आप उस एक्शन के खिलाफ आपका मत है या आप उसके साथ हैं। नहीं, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमने उनके नाम पर आपसे वोट मांगा होता तो आप ठीक है। चलिए, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन वाकई उसने जो एक्शंस लिए हैं उससे ये लग रहा है कि अवाम के अंदर एक विश्वास, एक यकीन बढ़ेगा कि इलेक्शन कमीशन वाकई सख्त है और वो लगातार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरी तरह से लागू हो इस बारे में कोशिश कर रहा है, समाज को तोड़ने वाली है। ठीक है। कांग्रेस तर्जुमान अभिषेक राज है। अभिषेक, क्या आप ये जो लगातार एक्शंस हो रहे हैं, अभी आपके नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर भी इस तरह के मामले का इल्जाम लग चुका है, अब इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सख्त है और वो जग गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए अगर किसी व्यक्ति ने उसको तोड़ने की कोशिश करी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, मगर भगवान की जाति बताना क्या ये गुनाह नहीं है? भगवान की जाति कौन बताता है? पिछले इंतखाब की बात थी ना, प्लीज कौन मांगता है? प्लीज और ये कौन विवेक जी, भगवान की जाति बताने वाला मामला अभी का तो नहीं है ना, कौन इस बात इस इलेक्शन में नहीं है ना? भगवान की जाति बताने वाला सिलेक्शन का नहीं है। हम अभी चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब से लागू है उसके बाद किस तरह से बयान सामने आ रहे उसकी बात कर रहे हैं। दोनों को भी मान सकता है, उसका सर्टिफिकेट तो किसी से मांगा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने सेना के नाम पर वोट मांगे, सेना ने उसका विरोध किया, कितने जनरलों ने, मेजरों ने लिख के राष्ट्रपति को चिट्ठी दी है, तो फर्जी चिट्ठी नहीं थी। बनारस से मोदी जी के खिलाफ, बनारस से मोदी जी के खिलाफ एक सैनिकी लड़ रहा है बीएसएफ का। आपको ये बात की शायद जानकारी भी ना हो, बीएसएफ का एक सैनिकी लड़ रहा है, उसका साथ करने वाले भी सेना के लोग हैं, उसको साथ देने वाले। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये कौन नहीं, मेरा सेना क्या होता है? भारत की सेना। आपकी सेना से क्या मतलब है? ये देश की सेना है, मोदी की सेना नहीं है। मोदी के आने से पहले भी ये सेना थी, मोदी के जाने के बाद भी ये सेना रहेगी, आजादी के पहले, आजादी के बाद से ये सेना है। सेना पे किसी का हक नहीं है, सेना पे पूरे देश का अधिकार है। किसी पार्टी का सेना नहीं, किसी पार्टी की सेना नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धू की तरह आप, अरे भाई, आपके नेता किस तरीके के बयानबाजी करते हैं? सत्ती की बात अभी हो रही थी, सत्ती ने क्या बोला राहुल जी के बारे में? अशोभनीय टिप्पणी करी, मोदी जी ने ट्वीट किया, आपने इस्तीफा मांगा उनका। ये बताइए किस तरीके का डेकोरम है, कौन सा तरीका है बात करने का? गाली गलौज पे भारतीय जनता पार्टी उतर आई है। ये लोग तो जूते लात वाली पार्टी है। समीर जी आपको बोलने का पूरा मौका दिया था, एक एक करके हमारे मेहमानों को बोलने दिया जाए। समीर जी आपके पास फिर आएंगे, इनको बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। जी
हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है। हम पहले अभी इनसी बात विवेक जी आपसे ही बात कर रहा था। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब था, अब ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी या किसी खास एक लीडर के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो अभी जो पाबंदियां लगाई हैं उनमें कई पार्टियों के नाम शामिल हैं। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या बाकी जो अभी 6 फेजेस है उससे पहले के तशरीह से पहले क्या सियासी जमातों को अलर्ट नहीं हो जाना चाहिए? क्या आप इसकी सराहना नहीं करेंगे कि हमारा जो मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो एक्शन में है? देखिए, इस बात की बिल्कुल सराहना करनी चाहिए और हमको यह भी ध्यान में रखना चाहिए बोलने से पहले कोई भी बात, चाहे वो सत्तारूढ़ पक्ष के लोग हों चाहे हम विपक्ष के लोग हों, कोई भी बात अगर व्यक्ति कर रहा है तो उसको ध्यान रख के करना चाहिए कि आगे आने वाली जनरेशन भी जो है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो वोट कास्ट करेंगे, उनको हम क्या मैसेज देने जा रहे हैं या देश की जनता को हम क्या मैसेज देते हैं, या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो लोग इस देश को देख रहे हैं या चुनाव को देख रहे हैं 2019 के, उनको क्या हम मैसेज दे रहे हैं। तो ये बात सभी को समझने की है। मगर जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात रही कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा दामन पाक साफ है, तो ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से इस तरीके की बातें अच्छी नहीं लगती है और ये बात को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जा सकता, अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है। खुलेआम ये बात कही गई है बीजेपी के लीडर्स के द्वारा। राहुल जी के बारे में जिस तरीके का बयान इनके हिमाचल प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट ने दिया, प्रियंका जी के बारे में या सोनिया जी के बारे में जो बोला, अभी कुछ दिन पहले इनके एक विधायक हैं उत्तर प्रदेश के इनके एक विधायक हैं, में जाके क्या बोला, राहुल जी ने विदेशों में जाके आपकी पोल खोली है, जो आप लोगों ने चोरी करी की पोल खोली है। पाकिस्तान की बात आप मत करिए, पाकिस्तान आप ही बिरयानी खाने गए थे, पाकिस्तान तो आप ही का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान तो आप ही का सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान तो कहता है, इमरान खान ने बोल दिया है कि हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आए, वो तो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। जी, अभिषेक जी, थोड़ी देर के आपको रोकना चाहूंगा और ब्रेक से पहले मैं एक सवाल सुशील से करना चाहता हूं, क्योंकि सुशील को फिर और दूसरे असाइनमेंट है। सुशील, आपके पास एक सवाल लेकर आ रहा हूं। एक पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत दी जाए कि पोस्ट पोल यानी इलेक्शन के बाद ईवीएम्स के साथ किसी भी तरह की टैंपरिंग ना हो, वो सेफ एंड सिक्योर रहे। और ये जो अर्जी दाखिल की गई है ये भी एक मतलब इससे क्या मतलब निकाला जाए, क्यों इसी के इस जवाबदेही को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है? सुशील जी, देखिए, सिक्योरिटी को लेकर मैं आपको पहले बताऊं कि ईवीएम की सिक्योरिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में कई राज्यों में ईवीएम कहीं ऑटो में मिला है। अगर बात करें कुछ ऐसे राज्य हैं आंध्र प्रदेश में जहां पर ईवीएम किसी के घर में मिला है, उसको लेकर फिलहाल एक याचिका दाखिल की गई है और उसमें यह कहा गया है कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए एक दिशा निर्देश बनाया जाए, चुनाव आयोग को दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग के पास फिलहाल इस प्रकार के दिशा निर्देश हैं। ईवीएम बहुत ही सिक्योर मशीन है, लेकिन उसको लेकर एक याचिका यहां दाखिल की गई है क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जिससे ईवीएम पर जो लोगों का भरोसा है वो भरोसा फिलहाल इस संवैधानिक देश में बना रहे और इसीलिए एक याचिका दाखिल की गई है। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरी याचिका पर सुनवाई करेगा और यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ आदेश देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि चुनाव आयोग ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अपनी क्या कुछ दलीलें कोर्ट में रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अब देश की सबसे बड़ी अदालत में एक याचिका दाखिल कर दी गई है। तो चुनाव का माहौल है, अभी कई फेज के इलेक्शंस बाकी हैं और ऐसे में ईवीएम की सुरक्षा एक बड़ा सवाल चुनाव आयोग के लिए है और इसलिए चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं इस याचिका पर अपना जवाब देना भी होगा और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है काफी अहम होगा। जी, तो हो जाए होशियार हमारे तमाम लीडर, जो कि इलेक्शन कमीशन जाग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे आदेश के बाद ही सही, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो एक्शन लिए हैं ऐसे नेताओं के खिलाफ जो बदजुबानी कर रहे हैं या किसी भी तरह से नफरत या कुछ और तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं वोटरों को रागिब करने के लिए या उन्हें मुतासिर करने के लिए, ऐसे लीडरों के खिलाफ कार्रवाई होगी और हो चुकी है। और कई नाम और अभी सामने हैं जिन पर कार्रवाई होनी है। लोगों को इंतजार है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। इसी बीच एक खबर बड़ी अजीब से है, आपको बताता हूं। अहमदाबाद से खबर है। अहमदाबाद लोकसभा इंतखाबात के तशहीर के दौरान गुजरात के एक एमएलए हैं, विधायक, और उन्होंने वोटरों को इस तरह से ये हम धमकी ही कह सकते हैं, ये बात बताई है कि अगर आपने वोट किसी और को दिया तो जो बूथ्स हैं वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, मोदी साहब को पता चल जाएगा,
तो आपका काम नहीं होगा। बताइए, ये एक विधायक हैं जो इतने बड़े नाम को लेकर उनके नाम पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। कई एजेंसी जरिए खबर भी है हमारे पास, और उन विधायक का नाम है रमेश कटारा। वो सीधे तौर पे कहते हैं कि अगर आपने किसी और को वोट दे दिया तो कैमरे के जरिए सबको पता चल जाएगा, फिर बाद में आपका काम नहीं होगा। ऐसी बातें भी हैं, यानी कि लगातार सख्ती बरतने की इलेक्शन कमीशन को जरूरत है कि किसी भी तरह से वोटरों को न डराया जा सके, न लुभाया जा सके, न जात पात की बुनियाद पर, न मजहब की बुनियाद पर उन्हें गोलबंद किया जा सके। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान विवेक सालिस हमारे साथ हैं। विवेक जी, आपके पास थोड़ी देर से पहुंच रहा हूं। सीधा सवाल है, इलेक्शन कमीशन जाग गया है, क्या आपको लग रहा है कि आपके पार्टी के लीडर के खिलाफ भी जो एक्शन हुआ वो सही था, होना चाहिए? इलेक्शन में ऐसी जबान अलाउड नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, प्रजातंत्र में है, और इलेक्शन कमीशन की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो फेयर इलेक्शन हिंदुस्तान के अंदर कराए। और इस तरह की जो बयानबाजी होती है, जो इलेक्शन का मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को वो करती है, तो उसको उस पर भी नजर होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की। बिल्कुल ये वाजिब बात है, और इलेक्शन कमीशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने एक्शन लिया है और सही समय पे एक्शन लिया है। अब देर हो या सही हो बात दूसरी, लेकिन एक्शन तो यही लिया है। और उनका मैं और भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक चीज पर पहले ही एक्शन ले लिया था कि हिंदुस्तान की आर्मी पे, सेना पे कोई राजनीति नहीं करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे ही पुलवामा का अटैक हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी अपने राजस्थान की रैली में उन शहीदों की फोटो पीछे लगा के तुरंत राजनीति और लाशों पर राजनीति करनी भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट कर दी थी। इनके प्रदेश अध्यक्ष जो मनोज तिवारी हैं, वो तो जनरल का सूट पहन के बुलेट पे निकल गए थे वोट मांगने के लिए दिल्ली की जनता से। तो ये इलेक्शन कमीशन का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इस गंदी और ओछी पॉलिटिक्स से भारतीय जनता पार्टी को दूर रखे। सेना की वर्दी पहन लो ना, सेना की वर्दी क्या पहन लो? आप पहले बात तो सुनिए, आप जो करें वो सही है। आप को नहीं, आप सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। पाकिस्तान खुद आपका समर्थन कर रहा है, इमरान खान खुद बोल रहे हैं, और आप बात करते हैं, आप बात करते हैं। आप बोल रहे थे कि मैं कुछ बोला था, मैं बोला तुरंत आतंकवादियों का मुकदमा। आप लोग खुद उनका समर्थन करते हैं। पीडीपी से किसने मिलकर 3.5 साल सरकार, 40 महीने सरकार चलाई पीडीपी से मिलकर आपने। जो पाकिस्तान के झंडे का समर्थन करता है उसके साथ मिलकर आपने सरकार चलाई है, और यहाँ बैठ के आप भाषाबाजी कर रहे हैं। नहीं करते हो, सेना के रुक जाइए जरा, सुन लीजिए, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। बैठ के पूरी बात मेरी अभी खत्म नहीं हुई है, चिल्लाने से काम नहीं चलने वाला है। समीर जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ अवामी रैली के लिए नहीं है, कुछ आइडियलिटी यहाँ भी दिखाए हम लोग, यहाँ भी कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट जैसा दिखाएंगे। कम से कम पहली बार अगर कोई बोल रहा है उसे बोलने का मौका दिया जाए, फिर आप जवाब दीजिएगा, उसके लिए आपके पास मैं आऊंगा। मैंने कोई बोला लगे जी, जी, बिल्कुल। समीर जी ने आपको रोका है, समीर जी, इलेक्शन कमीशन ने आपके मुख्यमंत्री को रोका है, आपकी मंत्री को रोका है, आपके सांसद को रोका है। शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। शर्म आपको, लाशों पे राजनीति करने वाले यहाँ भाषण दे रहे हैं, लाशों पे राजनीति करने वाले यहाँ भाषण दे रहे हैं। साक्षी महाराज तो ऐसे समीर जी, अभिषेक जी, आपसे चाहूंगा फिलहाल थोड़ी देर उनको बोलने दीजिए, उनका अपना बात रखने दीजिए, फिर आप क्रॉस जी आप जवाब देंगे, उसके बाद आप जवाब देंगे, विवेक जी बोलिए, विवेक जी बोलिए, विवेक जी बोलिए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। किसी को भी विवेक जी आपकी बारी है, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप जवाब दीजिए, आपका इस पर क्या कहना है? आपकी पार्टी के भी नेता आजम खान के ऊपर यह कार्रवाई हुई है जी। समीर जी यहाँ पे कोई किसी का अपमान नहीं कर रहा, यहाँ सिर्फ सवाल का जवाब लिया जा रहा है। प्लीज आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए, अभी इनको मौका मिला है। जब आप कह रहे थे तो किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था, जब आप कह रहे थे किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था, विवेक जी बोलिए। ये डरते शहीदों का अपमान कर। देखिए मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा, प्लीज यहाँ भी एक कंडक्ट शो कीजिए, प्लीज यहाँ भी एक कंडक्ट शो कीजिए, मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा, विवेक जी बोलिए, विवेक जी कम ऑन।
राजनीति कर रहे हैं देश की सेना पे और इनको शर्म भी नहीं आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं एक 2 ही लाइन कहूंगा कि इनको पाकिस्तान से लेनी थी टक्कर और 5.8 मिलियन की ले आए शक्कर। इनको रोकना था पानी और खाए आए बिरयानी। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। बिन बुलाए बिरयानी खाते हैं, यहाँ के किसानों का पेमेंट नहीं करते, पाकिस्तान से चीनी मंगाते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। दिस इज द रियलिटी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये है असलियत। जनता देख रही है, जनता समझ रही है। आज भी 12,000 करोड़ बाकी है। किसानों की तो बात ही ना करिए। किसान ही इस बार आपको सत्ता से देखिए, हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं, हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसे नेताओं की जुबान को बंद करने की कोशिश की है जो इंतखाबी मौसम में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन किस तरह का डिसिप्लिन हमें यहां देखने को मिल रहा है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि किसके पास कितना एहतराम है कवानीन का या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। अनिल भारद्वाज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सीधा सवाल आपसे पहले, हालांकि हमने इस पर कमेंट्स लिया है। अनिल भारद्वाज जी, मैंने आपको बताया कि जो इन 4 लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है, मायावती, आजम खां, योगी आदित्यनाथ और जी 2015 से जी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे अनिल जी आपसे मेरा सवाल है, अभी बहुत सारे ऐसे नाम और चेहरे आ रहे हैं और सिर्फ बदजुबानी की बात नहीं है कि जात पात या मजहब का नाम लिया जा रहा हो, बल्कि बहुत सारी ऐसी अदर एक्टिविटीज हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आती हैं। क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की चौतरफा नजर होगी, हर चीज पर नजर होगी, चाहे वो सेना के इस्तेमाल के बारे में बात हो, पैसे के मूवमेंट के बारे में बात हो, चाहे कुछ भी हो। सर कि लोग गन्ना बोना जी, अनिल भारद्वाज जी, नहीं तो डायबिटीज, अनिल भारद्वाज, ये इन्हीं की मुख्यमंत्री ने कहा था। अनिल भारद्वाज आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। अनिल भारद्वाज ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज, मुझे उनसे भी सुनना है, उनको मैंने आज मेहमान बुलाया है। अनिल भारद्वाज, शहीदों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं आप लोग। थोड़ा चुप हो जाइए। देखिए विशाल जी, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने काम किया है जी, वो निहायत ही प्रशंसनीय काम है, क्योंकि इस तरीके का एक्शन बहुत जरूरी था जी। पता नहीं कब किसको, अब व्यक्तिगत बातों को लेकर के लोग बोलते हैं, व्यक्तिगत संबंधों पर बात करते हैं, विकास की बात छोड़ करके, अब हमने क्या किया उसने नहीं किया उसकी बात छोड़ करके व्यक्तिगत संबंधों की बातों में व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जाते हैं। जिस तरीके से उस पर प्रतिबंध जिस तरीके से 4 बड़े नेताओं पर लगा है, और हमें लगता है कि कल आज शाम तक हो सकता है कि सिद्धू से लेकर 1-2 लोगों पर और प्रतिबंध लग जाए जी। ये निहायत बहुत ही अच्छी बात है और इसका असर पड़ेगा, अभी आप देखिए आगरा में रैली थी, मायावती नहीं दिख रही थी, इसका असर तुरंत पड़ा, उनका भतीजा था। इस तरीके से योगी की उड़ीसा में सभाएं थी, नहीं गए, उसका तो असर पड़ना ही पड़ना है। तो जो स्टार प्रचारक हैं अगर वही इस तरीके से बदजुबानी करने लगेंगे तो बहुत गलत होगा। ये आयोग ने पहली बार, मुझे लगता है कि बहुत दिनों टीएन सेशन का जमाना याद रहा है, उसके बाद इस तरीके से काम किया है, बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। नहीं, सवाल अब ये है कि देखिए हमारे स्टूडियो में जो 3 नेता बैठे हैं, सबीर सिंह बीजेपी से हैं, क्या ये मानते हैं कि जो एक्शन मायावती के खिलाफ लिया गया वो सही था, जो एक्शन आजम खां के खिलाफ लिया गया सही था, और क्या ये मानते हैं कि जो एक्शन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लिया गया वो सही था? अब आप एक एक करके, अभी विवेक साले से मैं पूछूंगा, क्या ये मानते हैं कि आजम खां के खिलाफ लिया गया एक्शन सही था? क्या ये मानते हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लिया गया एक्शन सही था? लेकिन जवाब जब अपने बारे में की होती है तो थोड़ा सा जो है वो दाएं बाएं की बात शुरू होती है। इसी तरह अभिषेक राज हैं, अभी कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ एक्शन अभी फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि जल्द ही एक्शन हो जाए। मेरा कहना सिर्फ ये है अनिल भारद्वाज जी, थोड़ा सा मैं एक बार फिर से आऊंगा कि बदजुबानी यानी ऐसे जुबान का इस्तेमाल करना जिससे मजहबी नफरत फैलते हो या गोलबंदी होती हो या जात पात की बुनियाद पे, इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जिसका साफ तौर से जिक्र था इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में। आपको याद होगा इस बात का जिक्र था कि कोई भी कैंडिडेट अगर नॉमिनेशन फाइल करता है, उसके खिलाफ कुछ क्रिमिनल केसेस हैं, तो उसे अपनी पार्टी को बताना है और पार्टी को उसके केसेस को पार्टी के वेबसाइट पर डालना है। क्या आपको पता है कितने परसेंटेज लोगों ने ऐसा किया है? बहुत कम, 10-12% केसेस ऐसे आए हैं, बाकी पूरा परसेंट खाली है। तमाम बड़ी पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। अनिल भारद्वाज जी, तो इन सब चीजों को कैसे चेक होगा? यहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू ना होने के लेकर क्या किया जा सकता है?
यहाँ देखिए होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन अब इस बार बहुत सक्रिय लग रहा है। इसके पहले चुनाव में देखिए कि जो पिछली घटनाएं होती थी, चुनाव के दौरान जो घटनाएं होती थी, वो चुनाव के बाद कई महीनों के बाद उसका फैसला या कुछ भी होता था। जैसे उसने अपना वो आय व्यय का जमा नहीं किया, इस तरीके की अन्य तमाम घटनाएं, उसका भी नहीं विवरण देता था, लेकिन बाद में उसका उस पर एक्शन होता था जिसका कोई मतलब नहीं था। अब जिस तरीके से एक्शन हुआ है, और आपने अभी जो कहा कि आपराधिक घटनाएं हो, यो असल में जो एक छूट मिली हुई है ना कि जब तक साबित नहीं होगा कुछ भी करते रहे, कोर्ट से साबित नहीं हुआ वो चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ये हो जाए पे रोक नहीं था, लेकिन ये था कि अगर आपके खिलाफ कुछ क्रिमिनल केसेस हैं तो उसको आपको जाहिर करना है, और पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के जो क्रिमिनल केसेस के मामले हैं उनको वेबसाइट पे अपने डालना है। लेकिन ऐसे तमाम पार्टियों ने, खासतौर से बड़ी बड़ी पार्टियों ने ऐसा ज्यादातर मामलों में नहीं किया है। देखिए जितने भी नेताओं को उन्होंने खड़ा किया है, उन अधिकांश अगर देखा जाए तो अभी निकला था कम से कम 70% नेताओं का इतिहास कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो निकालना चाहिए, लेकिन सभी लोग छिपा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दल, सारे लोग वही काम कर रहे हैं, क्योंकि सारे नेताओं, सारे दलों के नेताओं में 30 से 40% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं न कहीं से किसी न किसी मुकदमे में, सिर्फ राजनीति की बात नहीं कि राजनीतिक मुकदमा छोड़ करके अन्य मुकदमों में भी हैं, लेकिन वो नहीं किए, किसी ने भी नहीं किया है। ये तो सोचनीय विषय है और इस पे आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। जी, तो क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है? ये भी एक अहम सवाल है, इस पर भी रिएक्शन लेते हैं। समीर जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, फिर आप बारी बारी से दूसरे के पास भी जाएंगे। इस गाइडलाइन को कितना फॉलो किया आपकी पार्टी ने? समीर जी, कुछ अगर आंकड़ा आपके पास हो तो बताइए प्लीज। देखिए, अनिल जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, इस नाते कि उन्होंने कहा सब पार्टियों के 30% प्रत्याशी लगभग आपराधिक मामलों में दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर राजनीतिक मुकदमे हो सकते हैं, आंदोलन धरना प्रदर्शन के मुकदमे हो सकते हैं, आपराधिक मुकदमे हमें नहीं लगता कि किसी प्रत्याशी पर। रही बात दूसरी, कोई भी प्रत्याशी अगर नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसे आज के दिन में निर्वाचन आयोग के परिधि में अपने आपराधिक मुकदमों को देना ही होता है, कोई छुपा नहीं सकता। ठीक है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी सदैव शुचिता का पालन करती है और अपने प्रत्याशियों की सूची भी हम आपको बता सकते हैं, और गठबंधन के प्रत्याशियों की सूची भी देख लीजिए। अभी उनकी जो 16 लोगों की सूची आई है उसमें से 70% लोग गंभीर धाराओं के मुलजिम हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि जिनके ऊपर हत्या के, लूट के, सीरियस अपराध और गैंग चलाने तक के मुकदमे दर्ज है। ऐसे लोगों को गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है। गठबंधन तो हर तरफ है अनिल जी, इसमें थोड़ा सा गठबंधन तो हर तरफ है। कौन सा गठबंधन? देखिए, उत्तर प्रदेश में और बीजेपी की बात कर रहे हैं, जो 40 पार्टी, सपा बसपा का जो गठबंधन है। मैं तो आपकी पार्टी के बारे में पूछ रहा हूँ ना, दूसरी की पार्टी का क्यों जवाब दे रहे हैं? मैं उनसे उनकी पार्टी के बारे में पूछूंगा। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के इस गाइडलाइन का, सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन का कितना पालन किया, आप बता दीजिए। फिर मैं समाजवादी पार्टी के नेता से उनकी पार्टी के बारे में पूछूंगा। क्या आपकी पार्टी ने आपकी पार्टी की वेबसाइट में आपके उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को शामिल किया? सवाल ये है। देखिए कि निर्वाचन आयोग ने सबको प्रतिबद्ध किया है कि उसको अपने अपराधों को बयान हल्फी बना के न्यायालय उसमें निर्वाचन के समय देना ही देना, इस नाते कोई बच नहीं सकता। उसकी अगली कड़ी है, वो भी आप याद कीजिए। मैं बार बार वही कह रहा हूं कि हर पार्टी को अपने उम्मीदवारों पर अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको वेबसाइट पर डालना है, पार्टी की वेबसाइट पर। नहीं, हमने लड़ाया ही नहीं क्रिमिनल, हमने क्रिमिनल लड़ाया ही नहीं। जिसने लड़ाया वो बताएगा ना क्रिमिनल का। हमने क्रिमिनल लड़ाया ही नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा क्रिमिनल तो खैर देखिए, क्रिमिनल कह देना ये कोर्ट का मामला होगा, कोर्ट किसको क्रिमिनल कहे या ना कहे, लेकिन मामले जो चल रहे हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के, जब तक उसमें फैसला नहीं हो जाता हम किसी को नहीं कह सकते क्रिमिनल है या नहीं है। बहरहाल चलिए, आपका जवाब मिल गया। जो हमारे नाजरीन है, दर्शक, उनको समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। विवेक साइलेंस जी, आपके पास में आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने ऐसे कितने उम्मीदवारों के रिकॉर्ड्स को जो उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के वेबसाइट पर शाया किया हो, अपलोड किया हो? विवेक साइलेंस जी,
जी बिल्कुल, मैं इनका जवाब पहले ये देना चाहूंगा। जो पहले फेज के चुनाव हुए थे अभी 91 सीटों पे जी, उसमें जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई उसमें 30 लोग ऐसे थे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, 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 ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। अब देखिए बात फिर हमेशा बीच में बोल के अपने ऊपर कांटा डालने बहुत नहीं हो सकती, लेकिन जनता बहुत अच्छी है, जनता देख रही है और जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। इनके इनकी बौखलाहट जनता साफ देख रही है। ये देखिए बौखलाहट, देखिए बौखलाहट, ये बौखलाहट देखिए, सब देख रहे हैं कितना बौखला रहे हैं कि बैठ के बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक सेकंड बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। खुद झूठ की पुलिंदा है भारतीय जनता पार्टी। विवेक साइलेंस जी, मैं आपसे आपकी पार्टी के बारे में पूछता हूं, आप बीजेपी के बारे में बताते हैं, बीजेपी के बारे में पूछता हूं बीजेपी के नेता से, तो वो अपने बारे में नहीं बताते हैं, वो समाजवादी पार्टी के बारे में बताते हैं। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अगर कांग्रेस के बारे में पूछना है तो मैं कांग्रेस के लीडर से पूछूं या मैं बीजेपी के लीडर से पूछूं? बीच में कूद जाते हैं साइलेंस जी, जब भी बोलता हूं बीच में कूद जाते हैं। सच सुनने की आदत है नहीं। समीर जी थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा अभिषेक जी आप भी थोड़ा संयम बरतिए, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सब्र का मुजाहरा कीजिए, सबके पास में आ रहा है। विवेक साइलेंस जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, कितनी समाजवादी पार्टी ने कितने उम्मीदवारों के, अपने उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को अगर हैं तो वेबसाइट पे डाला हो? आप लोग मास्टर ब्लास्टर हैं उसके। देखिए जहां तक वेबसाइट की पे डालने की बात है विशाल जी, मैं बहुत ईमानदारी से जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फिलहाल मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है तो यह हो ही नहीं सकता है कि समाजवादी पार्टी अपनी वेबसाइट पे उसको ना डाले। और इस बात को मैं जाके आज तत्काल इस बात को अपने ऑफिस में रखूंगा। ठीक है, बहुत सीधा सा जवाब अच्छा लगा अभिषेक राज, ताकि दूध का दूध पानी का पानी। अभिषेक राज, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जो भी उम्मीदवार जिनके ऊपर कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अगर हैं, कुछ मुकदमात ऐसे चल रहे हैं, तो वो तो नॉमिनेशन में उसको देना ही है, उसका ब्यौरा, उसकी डिटेल। साथ ही साथ पार्टी लेवल पे भी यह है कि अपने उम्मीदवारों के ऐसे रिकॉर्ड को वो वेबसाइट में शामिल करेगी। अभिषेक जी, क्या कांग्रेस ने ऐसे कुछ आपके उम्मीदवारों का, कितने लोगों का उसमें जिक्र किया है डेटा? देखिए कांग्रेस पार्टी जो भी आयोग के रूल है उसके साथ अबाइड करती है और उसका पालन भी कर रही है कांग्रेस पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल रहा तो मैं ये बात बताना चाहूंगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात हो रही थी। सर अभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताइए आप, पहले मैंने आपकी पार्टी के बारे में पूछा है। के जो केस भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों पे सबसे ज्यादा हैं, और कर्नाटक के 2018 के चुनाव में भी सबसे ज्यादा आपराधिक छवि के जो प्रत्याशी थे बीजेपी नहीं उतारे थे। कांग्रेस पार्टी इस तरीके अपराधीकरण का, अपराधियों का कोई समर्थन नहीं लेती है, ना हम सपोर्ट करते हैं। आप चाहे उठा के कैंडिडेटों की लिस्ट भी देख लें एक बार हमारे पार्टी के, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं भी हो, हम इस तरीके के कैंडिडेटों को बढ़ावा भी नहीं देते हैं और ना हम अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। बीजेपी का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए भाई, जब प्रदेश आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए ना, बीजेपी के लिए मैं समीर जी से बात कर लूंगा, आप बताइए अपनी पार्टी के बारे में। नहीं, मैं बता चुका हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के जो भी गाइडलाइंस हैं उसको अवॉइड करना कांग्रेस पार्टी का काम है। चुनाव आयोग जो भी बोलेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे, उसके हिसाब से हमने काम भी किया है। पार्टी ने सारे प्रत्याशियों को बात बोली है कि आपको चीजें अपनी बतानी पड़ेंगी, क्रिमिनल रिकॉर्ड जितने हैं, जिसके भी हैं अगर हैं तो वो बिल्कुल बताएंगे, और सारी चीजों को संज्ञान में लेकर हमने टिकट दिए हैं और तमाम चीजों पर फैसला लिया गया है। सारी चीजें हमने मेंशन करी हैं। चुनाव के टिकट बांटने से पहले भी इन चीजों की जांच पड़ताल करी गई थी कांग्रेस पार्टी द्वारा कि किसके ऊपर कितने मुकदमे, क्या केस चल रहे हैं, क्या हो रहा है, पूरा उनका रिकॉर्ड खंगाला गया था। उसके बाद उनको टिकट दिए गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से इस प्रोसेस को किया गया है और चुनाव आयोग का जो भी फैसला है वो हमें स्वीकार्य है। चलिए आता हूं अनिल भारद्वाज जी के पास। अनिल जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, आप जो है हमें यहाँ जो हमारे टेलीविजन के नाजरीन हैं वो बिल्कुल मुल्क भर में फैले हुए हैं, बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत सारे नाजरीन से देखते हैं, लेकिन जो उम्मीदवार जिस इलाके का है, पार्लिमानी हल्के का है, अगर वो डिटेल दिया भी जा रहा हो या ना भी दिया जा रहा हो, लोग तो समझते हैं कि भाई ये जो उम्मीदवार है किस तरह का है, इस पर कितने ऐसे मामले दर्ज हैं, चाहे वो मर्डर के हों या कुछ और मामले हों, फौजदारी के हों या फिर राजनीतिक हों, सियासी मामले हों। चूंकि जब तक उसका फैसला नहीं है तब तक तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो क्रिमिनल है या जो भी है। लेकिन ये यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी की बात आती है कि आप कितना ट्रांसपेरेंट है इस मामले में, क्योंकि ये पार्टियों की एक इमेज बनाता है अवाम के सामने। अनिल भारद्वाज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि
कोई अगर सिर्फ ये कह दे कि हमारी पार्टी में ऐसा होता ही नहीं है, जबकि इलेक्शन के ठीक पहले ऐसा होता है कि दूसरी पार्टियों के धड़ल्ले से दूसरे नेता आपकी पार्टी में आ जाते हैं, आपकी पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो हमारी पार्टी में कोई ऐसा नहीं होता, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? यही तो समस्या है, यही सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कोई जिस उस पार्टी में रहता है तो अपराधी रहता है, और दूसरी पार्टी में आता है तो उसका पाप धुल जाते हैं, जैसे वो गंगा नहा लेता हो। इस प्रकार की बातें होती रहती हैं और कोई भी दल मानने को तैयार नहीं। इस समय देखिए कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें दूसरे दलों से आए हुए कैंडिडेट न हो, उम्मीदवार न बनाए गए हों। वो आया और तुरंत उम्मीदवार बना दिया गया, उसकी छवि नहीं देखी गई। लेकिन एक बात आपने जो कहा बहुत बिल्कुल सही कहा कि जनता और आम आदमी और खास तौर पे जो यूथ है जो यूथ है वो देख रहा है और वो समझ रहा है कि क्या हो सकता है। इस बार उस प्रकार से जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें काफी हद तक परिवर्तन आएगा। आप देखिएगा कि अपराधियों को लेकर काफी सजग हैं, हमारा यूथ जो है काफी सजग है। और रही बात इसकी कि ये अपराधी हैं वो नहीं है, अभी बाल कुमार से लेकर के रमाकांत यादव तक, इसके बाद अन्य तमाम जगह जो परिवर्तन होते रहते हैं। लोग क्या करते हैं, जैसे जाते हैं उसको उसमें धुल गए पाप और उनके आगे पवित्र हो गए, उनको टिकट मिल गया। अब ये देखा जा रहा है कि जिता सकता है कौन, बस इसका है। दूसरा एक आप देखिए कि उस इलाके का आदमी नहीं, आजमगढ़ का रहने वाला है तो उसको देवरिया में दे दिया जाएगा टिकट, प्रत्याशी बना दिया जाएगा। इस तरीके तमाम जो परिवर्तन होते हैं कि वहां का मतदाता सोचता रह जाता है इतिहास उसका कैसा है। फिर भी जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसका इतिहास पता करने में बहुत समय नहीं लगता है, लोगों को पता चल जाता है। आजकल सोशल मीडिया इतनी मजबूत है कि सब उघाड़ के रख देती है, इस वजह से कोई छिपा नहीं सकता। आयोग में जो भी देना हो वेबसाइट पर न दे, लेकिन सोशल मीडिया से वो छिप नहीं सकता, इसका बहुत फायदा है। चलिए, तो ये सवाल अहम इसलिए होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में जितनी बहुत तरह की चीजें आती हैं तो हम पूरा डिस्कोर्स जो है वो सिर्फ किसी एक मुद्दे पर टिका दें कि भाई उसने ऐसा बोला और हमने फलां पार्टी के नेता ने ऐसे बोला, फलां पार्टी के नेता ने ऐसा बोला। बोलना अलग है, करना अलग है। बहुत सारे पार्टी के नेता ऐसा कर गुजर रहे हैं जो करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, तो क्या उसकी भी चर्चा ना हो और क्या उस पर इलेक्शन कमीशन उस पर भी सख्ती ना बरते? अभिषेक राज हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, बड़ा ज्यादा इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर सिद्धू ने ऐसा कैसे कह दिया। आपको याद होगा कि सिद्धू ने कटिहार में किस तरह की बातें कही थी। क्या आपको नहीं लगता है कि एक ऐसे माहौल में जब लगातार अभी इलेक्शन कमीशन अपनी सख्ती दिखा रहा है, हर पार्टी को ये चाहिए और हर पार्टी का जो हाई कमान उसे चाहिए कि अपने लीडरों को ये बताए कि किसी भी लेवल पर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन न करें? अभिषेक, देखिए, मैंने सिद्धू जी के दिए हुए बयान को अभी सुना नहीं है। बहरहाल मैं ये बात मगर एक चीज कहना चाहूंगा बहुत ऑनेस्टली, चाहे भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, देखिए एक गरिमा मेंटेन रखना, बना के रखना बहुत आवश्यक हो चुका है आज के चुनावों में। क्योंकि देखिए पूरी विश्व की नजर हिंदुस्तान के ऊपर है और इन चुनावों के ऊपर है। मैं जैसे पहले भी कह रहा था, ये पूरे देश की साख की बात है और दुनिया देखती है, जानती है, लोग आते हैं, वो क्या सोचते होंगे कि हमारे देश के नेता हैं इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, ऐसी बातें करते हैं। चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, हर व्यक्ति को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, सोच समझ के देना चाहिए। देखिए चुनाव जो लड़े जाने चाहिए वो लड़े जाने चाहिए जनता के मुद्दों पे, जो विकास है, युवाओं के रोजगार हैं या किसानों के मुद्दे हैं या महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, इन पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, ना कि धर्म, जाति और इस तरीके की जो अनर्गल बयानबाजी है उन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। उनको एक मुद्दा बना देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं मुद्दों, इन्हीं चीजों की वजह से, इन बयानबाजियों की वजह से जो असल मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के भलाई के मुद्दे हैं, वो छुप जाते हैं, वो कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं। लेकिन आप जिस चीज की बात कर रहे हैं अभिषेक जी, ये मामला तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन अनिल जी आप इसका जवाब दीजिए कि चुनाव मुद्दों के बुनियाद पर लड़े जानी चाहिए, लेकिन कोई पार्टी अगर मुद्दों की बात ना करके अवामी रैली में कुछ और बात करे, सरहद पार की बात करे और दूसरी तीसरी बातें करे, तो वो ऐसा क्यों करती है? अनिल जी, कोई भी पार्टी। देखिए जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस समय तो क्या इसके पहले भी होता रहा है और इस बार भी हो रहा है, इस बार खूब जम के हो रहा है। सेना को जिस तरीके से रैलियों में लाया जा रहा है, जो इस्तेमाल शब्द है वो बड़ा अजीब सा शब्द है और बड़ा अच्छा है और बुरा भी है कि इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जनता का भी इस्तेमाल अगर किया जा रहा है, भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है कि किस तरीके से भावनाओं की चाशनी में लपेटा जाए
और वोट मेरे पक्ष में आए। तो जाहिर सी बात है, मुद्दा एक जिसे राष्ट्रवाद हो गया, एक गैर राष्ट्रवाद हो गया, उस पर भी लेकर के इस तरीके से चल रहा है। देखिए अनिल जी, ऐसा तो है ये चीजें जो है ना वो हैं, और ये आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करना ठीक है, लेकिन अगर आवाम जब वहां जमा होती है, लाखों हजारों की भीड़ जमा होती है, तो उसे अपने मुद्दे सुनाई नहीं देते। उसके अपने इलाके की जो कमियां हैं, रोड नहीं बना, स्कूल नहीं चल रहा है ठीक से, टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, वो मुद्दे उसको मिल नहीं रहे। तो क्या मतलब इससे है कि ये ध्यान भटकाने के लिए क्या जा रहा है? नहीं देखिए पहले भी चुनाव, सुन लीजिए भैया बेटा, ऐसा है कि आप देखिएगा कि रैलियां आजकल कैसे हो रही। कभी इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी रैली नहीं थी कि लोग सुनने जाते हैं, अब बटोर के लोग लाए जाते हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जी देखिए, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कोशिश यही है, बातें बड़ी आइडियल होती हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तरह सुनने में भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब एहसास इस बात का होता है कि अगर हम किसी दूसरे मुद्दे के साथ जाएंगे तो हमें शायद नंबर अवाम से कम मिलेगा, इसलिए कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आओ। लेकिन इस मुद्दों के बीच इलेक्शन कमीशन जाग गया है, इसका ख्याल भी रखना होगा, वरना लीडरों के खिलाफ कार्रवाई भी होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। और नाज़रीन, आप तमाम अहम और ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बने रहे। हमें दीजिए इजाजत।